भरोसा, बदलते भारत की शान। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में आज खासतौर से हम बात करेंगे बजट 2022 और 23 की। जी हाँ, कुछ दिन बाद जो बजट है वो पेश किया जाएगा और ऐसे में जाहिर तौर पर हर किसी की कुछ ना कुछ उम्मीदें जुड़ी होती हैं बजट से। लेकिन इस बार का जो बजट आएगा उसमें कौन कौन सी ऐसी घोषणाएं की जाएंगी या किस तरीके से और ज़्यादा फायदा जो है आपको मिल सकेगा। कृषि क्षेत्र को फायदा मिलेगा, पशुपालन क्षेत्र को फायदा मिलेगा और साथ ही अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, ग्रामीण विकास की भी अगर बात की जाए तो किस तरीके से अलग अलग योजनाएं जो हैं वो इस बार हमारे बजट के पिटारे से निकलती नजर आएंगी। इस बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे क्योंकि हर साल हम देखते हैं कुछ ना कुछ नया हो रहा है हमारे देश में। ये देश अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कोविड की वजह से हमने देखा किस तरीके से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे में सबसे मुश्किल भरा जो समय रहा उसमें भी सबसे मजबूत कड़ी हमें नजर आई कृषि की, और उसी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि और ज़्यादा उसे मजबूत किया जा सके। ऐसे में जब बजट 2022-23 आएगा और किस तरीके की नई नई योजनाएं इससे जुड़ी हुई होंगी, नई घोषणाएं की जाएंगी और क्या उम्मीदें हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृष्णवीर चौधरी जी। आप अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के और किसानों की अगुवाई करते रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। इनसे भी जानेंगे किसानों की किस तरीके से मांग चलती हैं जब भी बजट आता है, कैसी उम्मीदें उनकी होती हैं। और आपको बता दें वरिष्ठ पत्रकार संदीप दास जी हमारे साथ जुड़े हैं। आर्थिक मामलों की जानकारी इनसे हम लेने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से जो देश आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं कैसे और आगे बढ़ सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत करें, आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। हर साल की तरह इस साल भी देश की जनता ने बजट से कुछ उम्मीदें लगा रखी हैं। हालांकि पिछले 2 सालों से पूरा विश्व कोविड-19 की मार झेल रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन सरकार ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने का बीड़ा उठाया था। लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस विशेष आर्थिक राहत पैकेज के तहत सभी क्षेत्रों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई थीं। कोविड-19 महामारी का दौर जारी है और इस समय कोरोना की तीसरी लहर की चुनौती भी हमारे सामने है। और इसी बीच साल 2022-23 का आम बजट 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। इस बार भी हर वर्ग के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं, जिन पर सरकार हर बार की तरह खरी उतरेगी। बात अगर खेती की करें तो देश की आर्थिक सेहत का रास्ता खेतों यानी खेती से होकर गुजरता है। खेती में सुधार से पूरी अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। ऐसे में खेती किसानी से जुड़े लोगों ने सरकार से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की काफी अहम भूमिका है। कोविड काल में भी कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। ऐसे में पिछले कई बजटों के दौरान भी हमने देखा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बजट में सरकार की ओर से कई सौगातों का ऐलान किया गया था। उम्मीद है कि इस बार के बजट में भी इस संबंध में प्रावधान किए जाएंगे। सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। उम्मीद है कि इसे लेकर भी सरकार की ओर से कुछ घोषणाएं की जाएंगी। उन्नत खेती की तकनीक के लिए कृषि शिक्षा और अनुसंधान पर जोर दिया जा रहा है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी उम्मीद है कि इस बार बजट में उनके लिए कुछ खास रहेगा। इसके अलावा कृषि ऋण, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और मछली पालन पर पिछले बजट में प्रावधान होते रहे हैं।
इस बार भी अच्छे आवंटन की उम्मीद है। मछली पालन की बात करें तो मछली उत्पादन भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। सभी तरह के मछली कारोबार को मिला लिया जाए तो ये क्षेत्र 2 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। 2014 से 2019 तक के आंकड़े बताते हैं कि मछली उत्पादन का व्यवसाय 11% की सालाना दर से बढ़ा है। 2019-20 के दौरान करीब 150 लाख टन मछली उत्पादन हुआ था, जबकि उससे पिछले साल 13,93,000 टन समुद्री उत्पादन का निर्यात हुआ। भारत से जितना भी कृषि संबंधी निर्यात होता है उसमें 17% मछली या उससे बने उत्पाद होते हैं। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए भी बजट में काफी कुछ होने की उम्मीद लग रही है। कुल मिलाकर वित्त मंत्री के बजट पिटारे से गांव, पशुपालन, कृषि और किसान के लिए काफी कुछ निकलने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो देखा आपने, अगर हम पिछले सालों की भी बात करते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, पशुपालन क्षेत्र का विकास हुआ और जो उम्मीदें थी लगातार वो पूरी होती नजर आई। लेकिन इस बार के बजट से जो उम्मीदों की हम बात करें, क्या कुछ नया हो सकता है, ये हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बजट से पहले कुछ भी आकलन करना जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी जो उम्मीदें बनी रहती हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं। यहाँ पुरुषोत्तम जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले, लगातार हम बात करते हैं देश की तरक्की की, आर्थिक विकास की, कितना महत्वपूर्ण रहता है। और साल दर साल जब ऐसी स्थिति हमारे सामने है कोविड महामारी की, ना सिर्फ वैश्विक स्तर पर बल्कि हमारे देश ने भी ये झेला है पूरी समस्या को, ऐसे समय में कितना मुश्किल रहता है? अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो देश के आर्थिकी में लगभग 17-18% का योगदान करता है जी। लगभग देश की आधी आबादी इस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो जितने भी कृषि आधारित उद्योग है जी, उनको भी रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं, प्लस आदान से संबंधित जितने भी इंडस्ट्रीज और रिटेलर्स और सब जो लगे हुए हैं उनको भी डायरेक्टली वो एक साधन, इनकम का साधन मुहैया करवाती हैं, एक माध्यम बन जाता है जी। तो कृषि का विकास एक जाहिर तौर पे अगर देखते हैं, अभी कोविड महामारी का संदर्भ भी देखें तो कृषि ने ही देश को और देश की आबादी को, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, लेबर हैं, सबको बचाया है जी। खाद्य सुरक्षा दी है और इससे ये साफ होता है कि कृषि में अगर देखते हैं सरकार का इस तरफ खास ध्यान रह सकता है मेरे हिसाब से जी। और रह सकता है, रहा भी है। पिछले बजट पर अगर हम नजर डालते हैं तो स्थिति हमारे सामने है कि किस तरीके से ना सिर्फ फोकस रहा है कृषि क्षेत्र पर, बल्कि और ज्यादा मजबूती देने की लगातार कोशिश होती रही है। ना सिर्फ जब बजट की घोषणा होती है बल्कि सार दल सार हम देखते हैं किस तरीके से अलग अलग घोषणाएं की जाती हैं, मजबूती दी जाती है। कश्मीर जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक किसान की बहुत उम्मीदें होती हैं और खासतौर से बतौर किसान भी आपसे जानना चाहेंगे और किसान नेता भी, कि किस तरीके से जो एक किसान को लेकर जब बजट की जब भी हम बात करते हैं काफ़ी उम्मीदें जाग जाती हैं। इस बार के लिए क्या कुछ उम्मीदें हैं? मुकिल, देखिए, सरकार ने जो किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्थाएं रही हैं उसको बहुत बड़े पैमाने पर खरीद कराई है, उसमें पैसा सरकार ने इन्वेस्ट किया है जी। दूसरा, सरकार का जो मुख्य फोकस है किसानों को बाजार में खड़ा करने का है। जैसे पिछले बजट में भी सरकार ने जो 22,000 हाट जो हैं गांव में हैं उनको किसानों का बाजार खड़ा करने के लिए प्रावधान किया था। सरकार उसको मजबूत करने के लिए और आगे बढ़ेगी, इस बजट में प्रावधान करेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और दूसरी बात, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की जो योजना की शुरुआत सरकार ने की है उसको सरकार और आर्थिक रूप से मजबूती की तरफ जो आगे बढ़ाएगी। यानी इसमें बाजार सबसे बड़ी चीज है और बाजार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना किसान के लिए जरूरी है। और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में जो फसल बर्बाद होती है उसका बर्बादी को रोकने के लिए सरकार क्लस्टर योजना जो है, जैसे पिछले उसमें भी 1 लाख करोड़ रुपया कोरोना के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
पहले किया, उसको और मजबूती देने के लिए क्लस्टर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करना, तभी किसान आर्थिक रूप से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी फसल का मूल्य जो है उसको तभी मिलेगा जब वो सीधे जुड़ेगा। और सरकार का यही प्रयास है। और इसके बाद आगे आता है पशुपालक किसानों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है डेयरी सेक्टर को और इस बजट में ज्यादा मजबूती देने का प्रयास करेगी। इसके बाद आते हैं हम जो क्रेडिट का है, किसान को जो क्रेडिट है वो समय पर मुहैया कराने का सरकार का प्रयास है। उसको सरकार और ज्यादा समय पर उसी को बढ़ाएगी। और इसमें एक हमारा सुझाव रहा है और आज हम यही कह सकते हैं कि सरकार उस सुझाव पर विचार करेगी कि जो सब्सिडी है किसान को वो 6 महीने पर दी जाती है, 1 साल पर नहीं। तो अगर सरकार ऐसा व्यवस्थाएं कर दे कि वो ब्याज की जो सब्सिडी है वो 1 साल तक हो, क्योंकि किसान का पैसा आता नहीं है, बाजार से देर से आता है, तो ये जो एक निर्धारित समय उसको बढ़ा दिया जाए, 1 साल कर दिया जाए। और जो क्रेडिट कार्ड है ना, हर साल रिन्यूअल करने का जो है उसमें सरकार पे बोझ नहीं पड़ेगा, कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान की जान बचेगी। वो 5 साल तक के लिए एक फिक्स कर दिया जाए क्रेडिट कार्ड, जैसे बैंक के डेबिट कार्ड की सीमा है, क्रेडिट कार्ड की सीमा है कि वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो ऐसे ही तो इस सुविधा में थोड़ा सा बदलाव अगर कर दें, थोड़ा बदलाव कर दें तो किसानों को उससे बहुत सहूलियत। चलिए संदीप जी का रुख यहाँ कर लेते हैं। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, आर्थिक विकास में कृषि की भागीदारी की बात करते हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से किस तरह की परिस्थितियां रहीं, लेकिन इस बार के बजट की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ नया इस बार निकल कर आ सकता है? देखिए, अब कोविड महामारी ने एक चीज तो सबसे उभर कर आया कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत मतलब रिजिलियंट है। रिजिलियंस मतलब आप सोच सकते हो कि एग्रीकल्चर ऐसा ही सेक्टर है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, जिसका ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। आप देखोगे जो लास्ट 1.5 साल में ग्रोथ देखा, तो रिजिलियंस है। मैं हमेशा एक चीज कहा रहा, क्योंकि ये भारत एक ऐसा देश है कि डिस्पाइट जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन बॉटलनेक, कोविड और उसका जो जितना ही बॉटलनेक्स थे, उस दायरे में भी हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीरियल्स का कोई कमी नहीं था, सप्लाई कंसर्न नहीं था। तो उसको देखते हुए सरकार ने पिछला बजट में भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किया था। और मैं ये सकता कि बजट में किसानों को सीधे पर्टिकुलरली द प्रोसेसिंग पार्ट, क्योंकि एक्सेप्ट आपका ऑयल सीड्स को छोड़ के, मतलब ऑयल सीड्स जो है उसको छोड़ के सारे फसलों में हम लोग लार्जली सेल्फ सफिशिएंट है। अगर आप दालें ले लें थोड़ा सा 10% 50% इंपोर्ट करते हैं, तो प्रोसेसिंग में अगर इन्वेस्टमेंट होगा, कि लास्ट में आप देखें कि लाइफ स्टॉक सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अनाउंस था, 1 लाख करोड़ का उन्होंने दिया था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का है। तो वो उसके बारे में मैं सोचता हूँ इन्वेस्टमेंट मुझे एक्सपेक्टेड है कि उसमें कुछ अनाउंसमेंट होगा कि नया इन्वेस्टमेंट बढ़े। और डायरेक्ट जो सब्सिडी पीएम किसान के थ्रू भी जो 6,000 रुपया पर साल दिया जा रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा उसको बढ़ाने की जरूरत है। और क्योंकि जो क्योंकि वो डायरेक्ट, ये एक ऐसा बेनिफिट है वो डायरेक्टली किसान के खाते में जाता है, कैश बेनिफिट है, और कोई उसको उसमें बिचौलिया कोई नहीं था, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका अकाउंट में जाता है। मुझे लगता है उसमें भी कोई बढ़ोतरी का अगर चांस है, क्योंकि बहुत दिन से बढ़ा है, पिछला साल भी नहीं बढ़ा था, इस पर बढ़ने 6,000 रुपए को बढ़ाकर अगर किया जाए, वो भी मैं उम्मीद करता हूँ। और बेसिकली मेरा फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोसेसिंग का है, एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर एलाइड है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहेगा इस बार का बजट में। और क्योंकि एग्रीकल्चर में दिखा दिया कि देखो, डिस्पाइट जितना भी लॉकडाउन कर दो, बट एग्रीकल्चर कमोडिटी रेजिलियंस रहा है भारत में, किसानों की वजह से, उसका वैल्यू चेन में जो है उसके वजह से। जस्ट सोच सकते हो, जस्ट मैं एक चीज मिनट दे दो, सोच सकते हो अगर किसी तरह से भी कोई डिस्ट्रप्शन होता, अगर एक दिन भी अगर मिल्क दूध नहीं पहुंचता कोई शहरों में, कोई गांव में, क्या हो जाता? पूरा सरकार हाहाकार बच जाता कि दूध नहीं आ पाए करके। बट कहीं भी किसी वक्त कभी, हालांकि प्राइस थोड़ा सा गिरे हुए थे लॉकडाउन के टाइम में, बट वो जो रोबस्टनेस है एग्रीकल्चर को, उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है एक्चुअली। जी, काफी महत्वपूर्ण जो आपने कहा कि कृषि क्षेत्र की बात की जाए, पशुपालन की बात की जाए, तो एक भी दिन जो ये लगातार सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, इनको रोका नहीं गया, और उसी का असर हम देख सकते हैं कि सुचारू रूप से जो लोगों की दिनचर्या थी, भले ही घरों में लोग रहे, लेकिन वो दिनचर्या शायद लगातार चलती रही। खासतौर से पुरुषोत्तम जी, अगर हम यहाँ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करते हैं, जैसा संदीप जी कह रहे थे कि इसमें और शायद इसको बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाने की बात जहाँ तक की जाए, शायद इसका जो विकास हुआ है, जिस तरीके से सुविधाएं अलग अलग जिलों में पहुंच रही हैं, अलग अलग मंडियों में पहुंच रही हैं, लोग जितना लाभ ले रहे हैं, उसी वजह से शायद इसमें हम मान सकते हैं कुछ और आवंटन किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। हाँ, मेरा मानना है कि आधारभूत संरचना खासकर जो विपणन के क्षेत्र में है जी, सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करने के क्षेत्र में है, किसानों को बाजार से
न कि केवल डोमेस्टिक मार्केट पर अंतर्राष्ट्रीय जो सप्लाई चेन है उससे भी लिंक करने के लिए जो भी आधारभूत संरचनाएं और सेवाओं की जरूरत है उसमें, उन सेवाओं का विस्तार करने में मुझे आशा है कि हाँ सरकार इस पे काम करेगी। हालांकि अभी अगर देखते हैं पिछले 2-3 सालों में इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है जी। और केवल कृषि विभाग के रूप में ही नहीं, कृषि के साथ फूड प्रोसेसिंग के मद में भी, इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट के मद में भी, इसके अलावा आपका फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सभी विभागों इससे संबंधित तमाम क्षेत्र जो हैं, हाँ, तो सभी विभागों को देखते हैं तो इसमें आवंटन हुआ है जी। और इसकी महती आवश्यकता है जी, क्योंकि किसान को क्या चाहिए, किसान की जो आवश्यकता है अभी की अगर देखते हैं तो वो ये है कि किसान को इनपुट्स जो हैं उनके अवेलेबिलिटी टाइमली हो, सही कीमत पर मिले और क्वालिटी का मिले। तो एक तो ये सुविधाएं जो है समय से मिल सके और सरल भी उनके लिए हो सके, ये काफी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। कश्मीर जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, हर जगह से हमने देखा सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, चौतरफा प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को और सशक्त किया जाए। और जब आर्थिक रूप से उनको मजबूती देने की बात कही जाती है तो हमने देखा, आपने पशुपालन का जिक्र किया, डेयरी की बात की, मछली पालन क्षेत्र की भी अगर बात की जाए तो वहां भी हमने देखा कितनी संभावनाएं निकल कर आई हैं और सरकार का प्रयास यही कि उनको और ज्यादा हम निखार सकें। देखिए, सरकार ने मछली पालन और मुर्गी पालन की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पिछले बजट में भी शुरुआत की, अच्छी शुरुआत की है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है ये, और सरकार जरूर बढ़ाएगी। दूसरी बात ये है मुकुल कि जिस तरीके से कोविड पीरियड में देश ने और पूरी दुनिया ने देखा है, हिंदुस्तान की सरकार का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन घर पर पहुंचाया है। ये भारत सरकार की क्षमता जो है, ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार की, बहुत बड़ी एक कामयाबी दुनिया के सामने है। और जिस तरीके से सरकार ने वैक्सीनेशन से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और गांव में लोगों को फ्री में दवाइयां दी गई कोरोना काल के अंदर, ये ऐसी बड़ी, देखिए, जीवन, भोजन है और ये पानी, बिजली, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार पूरी तरह योजनाओं पर काम करे। आप ये देखिए कि कितने गांव को बिजली दी है और पूरे हर गांव को बिजली दी जा रही है। पहली स्थिति ये होती थी कि 4 घंटा बिजली आती थी, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो, और आज वहां 18 घंटे से ज्यादा सरकार बिजली दे रही है। और कहीं कहीं 24 घंटे भी, अब 24 घंटे भी नहीं, शहरों में तो 24 घंटे दे रहे हैं और देहात में भी कहीं कहीं 24 घंटे दी जा रही है। मेरा कहना यह है कि सरकार जो कर रही है ग्रामीण विकास पर पूरा जोर है और इस बजट में और ज्यादा पैसे का आवंटन सरकार करेगी। गरीबों को मकान बनाने की योजना देखिए, जिनके कच्चे मकान थे, गरीब किसानों के, गरीब मजदूरों के, खेतिहर मजदूरों के, उन सबके पक्के मकान सरकार ने कितने करोड़ लोगों के बनवाए हैं। तो ये इस तरीके की जो योजना बजट में दी जा रही हैं, ये देश के जो गरीब और पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जो बिल्कुल खेत और जमीन पे खड़ा हुआ है, उसको ऊपर उठाने के लिए जो वित्त के संसाधन कर रही है सरकार, ये बहुत सराहनीय है। मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि ये जो बाजार खोलने का सरकार ने प्रयास किया था, वो बहुत अच्छा कदम था। कुछ लोग ना समझी में उसका विरोध करा, वो कहने की बात नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से मान सकते हैं, लेकिन आज फिर मैं उम्मीद करता हूं, मैं फिर आशा करता हूं कि सरकार बजट में किसानों को बाजार में खड़ा करने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने के लिए फिर इस बजट में काम करेगी, क्योंकि जब तक उसे हम सीधा बाजार में नहीं खड़ा करेंगे, उपभोक्ता से नहीं जोड़ेंगे, उसका आर्थिक शोषण होता रहेगा और वो ताकतें विरोध करती हैं जो आर्थिक शोषण करती हैं। तो किसान को बाजार में खड़ा करने के इनाम मंडियां 1000 बनाई गई हैं, 1000 अभी चल रहा है काम जो है। तो इससे क्या होगा कि पूरे देश का बाजार जो है एक बाजार होगा, हर फसल का दाम है। अब दूरदर्शन किसान जो है, किसानों को फसलों के दाम रोजाना बताता है। तो जब दूरदर्शन किसान प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी तो हम तो सबसे पहले धन्यवाद किया था इस बात का, क्योंकि किसानों को जानकारी चाहिए। और अब जिस तरीके से मोबाइल पर सबको मैसेज दिया जाता है, बाजार का सारा मैसेज दिया, सरकार की
की तमाम योजनाओं का। आप ये देखें कि पहली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस देश में शुरू हुई। इस दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधा सरकार पैसे डाल रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 6,000 रुपए अभी सरकार डाल रही है, इसमें कुछ बढ़ाने का सरकार वित्तीय व्यवस्थाएं करेगी, जिससे किसानों को और ज्यादा सहायता। बिल्कुल, आपके साथ साथ जो बाकी किसान हैं उनकी भी यही उम्मीद है कि यहाँ पर जरूर इजाफा कर दिया जाए। संदीप जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ अगर हम देखते हैं आर्थिक तौर पर जो हमारा घरेलू बाजार है, जिस तरीके से जो बाजार की स्थिति हमारे सामने रहती है, लेकिन इसके साथ साथ जो वैश्विक बाजार की स्थिति रहती है, कितना असर उसका लेकर हम चलते हैं। और वैश्विक बाजार में जैसा कि अभी यहाँ कश्मीर जी बता रहे थे कि जो एक किसान है उसको बाजार तक पहुंचाने का काम हमें करना होगा और बेहतर तरीके से, लेकिन सरकार का प्रयास ये भी है कि उसको वैश्विक बाजार की तरफ पहुंचाया जाए, और उसी के लिए हमने देखा कि एक जिला एक उत्पाद जैसी जो योजनाएं हैं उनको भी बल दिया जा रहा है। ये कह रहा था कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है वो सबसे बड़ा वन ऑफ द मोस्ट मतलब रोबस्ट बिजनेस दिखा रहा है। आज चावल इस साल 2021-22 में हमारा जो चावल एक्सपोर्ट है 20 मिलियन टन से ऊपर होने वाला है, और उससे गेहूं का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो ग्लोबल मार्केट से लिंकेज करने से इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर बहुत ध्यान है सरकार का, क्योंकि जब तक आप मार्केट को ठीक नहीं करोगे तब तक किसान का शोषण चलता रहेगा। जैसे मेरे साथी जी ने वो भी बताया कि जो साथी पैनलिस्ट ने वो भी बताया कि वो चलता रहे, क्योंकि मार्केटिंग जब तक आप करोगे जो क्योंकि सरकार प्रोक्योरमेंट एजेंसी नहीं है, सारा सरकार नहीं खरीद सकती है, अभी भी नहीं खरीदते हैं अब करंट फॉर्म में। तो उसको कैसे सुदूर किया जाए, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट है कैसे, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ और एक आंकड़ा में देना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी का जो बनारस है, बनारस में कभी एक्सपोर्ट नहीं होता था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आज मैं कल बात किया था 2 से 3 टन का पीस और मिर्च और पीस एक्सपोर्ट हो रहा है जो बनारस का, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी बनाया गया है बनारस एयरपोर्ट में। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है बजट में भी और भी ध्यान दिया जाएगा, और पर्टिकुलरली जो एलाइड सेक्टर का जो फार्मर्स है, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, जो पोल्ट्री देखिए क्या मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल पोल्ट्री क्या है, उसके ऊपर भी ध्यान देने, फिशरीज, सनराइज सेक्टर, ये सब चीज, इसके ऊपर भी ध्यान सरकार ने दे रहे हैं, वो देते रहेंगे बजट में भी। मुझे लगता है स्पेशल फोकस ऑन एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर सो दैट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टेक्स प्लेस। पंजाब हरियाणा का जो चावल है थोड़ा सा कम हो सके तो दूसरे क्रॉप पे है, ऑयल सीड में इंप्रूव करें, वो सब चीज में ध्यान देते हुए प्रोसेसिंग कैसे इंप्रूवमेंट हो, उसके ऊपर से बहुत ध्यान है। एंड एक्सपोर्ट का फिगर आपको नतीजा दिखा रहा है कि कोविड के टाइम में भी आपका जितना भी शिपिंग, आप जितना भी आप सुनते हैं बॉटलनेक्स है, कंटेनर नहीं मिल रहा है, तभी भी हमारा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस पे तो इसीलिए होता है सरकार का जो थर्स्ट है टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसिंग, जो वैल्यू चेन है उसका प्रोसेस करना, स्ट्रीमलाइन करना, उसका ध्यान दिया जाएगा। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट भी स्कीम मुझे लगता है, स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, उसके लिए भी ध्यान होगा बजट में। जी बिल्कुल, तमाम देखिए अलग अलग जो सुविधाओं की बात कही जाती है, सरकार का प्रयास यही रहा हर बार कि बजट में नया हर बार जब भी कुछ लाएं तो वो सीधा किसानों के लिए आ सके, किसानों से जुड़ सके। ऐसा नहीं कि दूर से ही किसान सिर्फ उसको देख सकें, बल्कि उसका लाभ किसानों तक पहुंच सके। और हमने देखा अलग अलग उदाहरण हमारे सामने हैं, फिर चाहे हम अलग योजनाओं की बात करें या किसान रेल की भी बात की जाए, जो चीज़ें, जो घोषणाएं किसानों के लिए की गई अब सीधी किसानों के पास तक पहुंच पा रही हैं। और खासतौर से अगर आत्मनिर्भरता को हम कहते हैं, कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम जी आप भी इस बात से सहमत होंगे, जब आत्मनिर्भर पैकेज की बात की गई थी, आर्थिक पैकेज का जब ऐलान किया गया था, तब शायद लोगों को लगा था कि शायद इसके जरिए आत्मनिर्भरता आएगी, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं रही, लोग जो है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, वे जो खासकर कोविड पीरियड में सरकार के जो प्रयास रहे किसानों को और देश को आत्मनिर्भर बनाने के, न केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि से जो उत्पाद आ रहा है उसको एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का दिया गया। उसके अलावा साथ में आपका मत्स्य संपदा योजना अगर देखें, आपका एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर की पार्ट देखें, आपका हर्बल कल्टीवेशन देखें, मतलब शहद के लिए भी मतलब छोटी चीज हैं, उन पर ध्यान दिया है सरकार ने, और ये लगातार देती रहेंगी सरकार इस पर मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से अब समय है कि एक तो आपको पोस्ट हार्वेस्ट सेक्टर है, उसको थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है। किसानों का जो संगठन है, एफपीओज के रूप में लें, कोऑपरेटिव्स के रूप में लें, मिनिस्टर अभी सरकार का बहुत जल्दी ही ये रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया और
उससे लगता है कि हाँ सरकार का इस तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा, और उसमें लगता है कि जो कलेक्टिव एक्शन है किसानों के, उसको और जोर दिया जाना चाहिए जी। इसके साथ साथ मैं मानता हूं कि जो किसानों का संगठन एफपीओज हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, ऊपर एक कलेक्टिव उनका भी बना के, और एक ब्रांडिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हाँ इंडिया के प्रोडक्ट को बाहर बेचने के लिए हम कैसे ब्रांडिंग करें, उस ब्रांड को प्रमोट करें, उस ब्रांड को सस्टेन करने के लिए दोनों तरफ चीज होगी। बाहर के बाजारों में हमारे ब्रांड को प्रमोट करना है जी। साथ में किसानों को भी उतनी जानकारी देना है कि हाँ इस क्वालिटी को मेंटेन करना है, इसको सस्टेन करना है, तो उसको कैसे उसको लगातार उत्पाद करते रहें, और बाजार में बेचने के लायक जो प्रेजेंटेशन फॉर्म है, आपको क्वालिटी के साथ में जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है जी, उसके लिए फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज हैं, असेइंग के लिए, क्वालिटी टेस्टिंग के लिए सर्विसेज हैं, वो सारी साथ में देने के बिल्कुल लिए एक समावेश जो है इन सेवाओं का नजर आता है। और ये देखिए वाकई काबिल तारीफ बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं खुद सारी जानकारी जो है अपनी जनता के सामने रखते हैं, उनसे संवाद भी करते हैं। किसानों की बात की जाए, हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से स्टार्टअप्स को लेकर भी पूरा कृष्णवीर जी बात कही कि जरूरी था इस तरह का भी एक प्रयास किया जाए। इनोवेशन की जो बात है वो देश में पहले नहीं होती थी, लेकिन अब हम मान सकते हैं कि जो देश का युवा है वो भी खुद इस बात से सहमत है कि अब देश जो है हमारा शायद और तेज गति से आगे बढ़ रहा है विकास की तरफ। देखिए मुकुल, टेक्नोलॉजी जो है विकास की जननी है जी, और प्रधानमंत्री जी का जो पूरा जोर है वो टेक्नोलॉजी को है। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ पहली बार इस देश में निर्यात को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत कराई है। अब हम निर्यात जो है ज्यादा सुनते हैं, पहले आयात सुनते थे। आज आपको टेक्नोलॉजी की इसलिए जरूरत है कि आपको क्वालिटी देखनी है जी, और क्वालिटी होगी तभी हम विदेश के बाजार में अपने को खड़ा कर पाएंगे। और दूसरी बात आप ये देखिए कि सरकार का प्रयास रहा, इस बार चीनी का निर्यात जो है 70 लाख टन से ज्यादा किया है, तो ये जो निर्धारित लक्ष्य है उससे ज्यादा हुआ है। निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा निर्यात हुआ, क्योंकि सरकार ने पूरी ताकत उसमें लगाई कि निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बाजार में मांग जितनी भी हो सकती है उसकी पूर्ति की जाए जी। आप ये देखिए कि हमारे मसालों का बाजार है मिडिल ईस्ट के अंदर, हमारे जो चावल है उसका बाजार CIS कंट्रीज में भी है, उसका मिडिल ईस्ट में भी हो सकता है, जगह जगह है। हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उनका दुनिया में बाजार है। अब इसमें एपेडा को और मजबूती के साथ जो आगे रोल प्ले करना है। दूसरा एक सुझाव मेरा तो ये रहा है, और मैं आशा करता हूं सरकार उस पर तीव्रता से आगे बढ़ेगी, कि जिस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर के अधिकार हमने तय किए थे सरकार ने, उसी तरीके से एफपीओज को भी बाजार में उन्हीं के साथ एट पार विद कोऑपरेटिव जो खड़ा करना पड़ेगा। और एफपीओज जो हैं शुद्ध रूप से किसानों के हमको रखने होंगे। ये बहुत जरूरी है कि किसान सहकारिता को भी बढ़ावा मिल सकेगा जिससे, क्योंकि बाजार में हमको किसान को खड़ा करना है, और जितना बाजार में किसान आगे बढ़ेगा। और जैसे अभी आप देखिए पोल्ट्री सेक्टर है, तो पोल्ट्री सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए करनी पड़ती है कि एक एश्योर्ड मार्केट है, किसान को पता है कि मेरे बच्चे का इतना पैसा मुझे मिल जाएगा, उसी तरीके से उसको फीड करता अच्छे तरीके से और जल्दी करता। अब मछली पालन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, इसलिए है कि ये बहुत बड़े सेक्टर हैं, और इनमें निर्यात का सेक्टर भी मछली पालन में बहुत बड़ा सेक्टर, मुनाफे की काफी संभावना है और आमदनी की भी काफी संभावनाएं इसमें नजर आती हैं। और भी कृष्णवीर जी जानकारी हम लेंगे आपसे, और किस तरीके से देखिए इस बार जो बजट है उसमें हमें उम्मीदें नजर आ रही हैं, और यही उम्मीदें हैं जो हमारे भारत की जब बात कही जाती है तो ना सिर्फ नया भारत वो तो हम देख ही रहे हैं, बल्कि इसको आत्मनिर्भर भारत बनाने में और भी मददगार साबित होंगे। लेकिन फिलहाल यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं बजट की उम्मीदों की। जो यहाँ 2022 और 23 का जो बजट रहेगा उसमें देखिए किस तरह की उम्मीदें, और हमारे साथ जो एक खास पैनल मौजूद है उन्होंने आपको बताया कि कहाँ पर जो हम कह सकते हैं संभावनाएं नजर आ रही हैं या और उनको तराशा जा सकता है। लगातार सरकार का भी यही प्रयास है कि इनको और बेहतर बनाया जा सके। आपको बता दें हमारी सहयोगी राधिका इस वक्त किसानों के बीच पहुंची हुई हैं और जो किसान हैं उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, आइए इसके लिए रुख कर लेते हैं राधिका का। चलिए मुकुल, बहुत शुक्रिया, आपने सही कहा कि बजट आने वाला है और उसमें सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हैं सरकार से, बजट से, वो किसानों की है। और मैं किसानों के बीच पहुंच चुकी हूं। अब हम किसानों से जानते हैं कि इस बजट को लेकर उनकी क्या कुछ राय है। मेरे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आप बताइए, किसान हैं आप, सर पर आपकी पगड़ी है। दूसरा, इस बार जो बजट है उसको लेकर आपकी क्या इच्छा है? उम्मीद तो बहुत है जी। अभी मोदी जी के ऊपर बड़ा कुछ लगा हुआ है, कह रहे हैं भैया किसानों की आय जो है दुगनी हो जाएगी। अभी बजट में देखो पिछले साल की बजाय अब की बार तो उससे डबल बजट मिलना चाहिए जी जमींदार को। जब जमींदार अपना व्हीकल भी सब ये सब्सिडी भी जब भी उपलब्ध करा सकता है, जबकि गवर्नमेंट हमें मदद देगी। तो मोदी जी से हम यही उम्मीद करते हैं कि हो सकता है इस बजट में मोदी जी किसानों के जो है ना झोली भर देंगे। धन्यवाद। किसानों की झोली भर जाए, उम्मीद इतनी है। लेकिन किसान बेटियां भी हैं और एजुकेशन को लेकर सवाल पूछेंगे। लेकिन आप इस बजट से क्या चाहती हैं? मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम जैसे कि किसान की बेटियां हैं, हम लोग तो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम जब जॉब के लिए बाहर जाएं तो ऑप्शंस मिलते ही नहीं है। हम चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए और एग्रीकल्चर को ना इसी में इंस्टीट्यूट खोले जाएं। हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे भाई जितने बाहर निकलते हैं पढ़ लिख के, उसमें कुछ ऐसा ढूंढे कि हाँ हमारी खेती आगे बढ़े, क्योंकि खेती नहीं होगी तो हम कहाँ से आगे खा पाएंगे। मुझे से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री प्लीज आप ऐसा कुछ कीजिए कि हम हमारे जो बच्चे हैं वो जॉब पर फोकस ना करके इस खेती में कुछ ढूंढें, ताकि उसको और आगे बढ़ाएं, हमारे किसान आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, भविष्य आगे बढ़े और बच्चे आगे बढ़े। थैंक यू। किसान बेटी कहती है पीढ़ी दर पीढ़ी खेती होनी चाहिए। वो तब होगी जब किसान बेटियों को राहत मिलेगी, और इस बजट में उम्मीद इन बेटियों की भी इतनी है। और किसान के साथ साथ हमारे जितने भी किसान लोग हैं खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनको 2022 के बजट में क्या चाहिए? 2022 के बजट में मोदी जी एक ऐसा कर देना जैसे पिछले साल दिया था, करीबन 1,500 करोड़ के करीब था, अब की बार 2 करना चाहिए, 2 लाख करोड़। तो इससे ऐसा है सब्सिडी को बढ़ावा दिया जाए, हम अच्छे अच्छे यंत्र लेके आए। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि उसमें डीजल डलवा लें। ऊपर से कोरोना की मार चल रही बहुत ज़्यादा, इससे भी परेशान हो रहे हैं। हर एक चीज़ महंगाई हो रही है। ट्रैक्टर के टायर लेने चले जाए हुए महंगे, कैसे हो जी? कोरोना की वजह से। तो मोदी जी से रिक्वेस्ट है 2022 में दुगनी आय तो करेंगे, पर थोड़ा सा सब्सिडी पे भी ध्यान दें। आप इस बजट में क्या चाहते हैं? किसान को टाइम पे खाद मिल जाए। साल के 6,000 रुपये देते हैं मोदी जी, जो हमारी सहायता के लिए कम से कम इसको 50,000 कर दे, ताकि हम बीज खाद टाइम पे खरीद सकें और फसल को बढ़ावा देकर देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए हम आगे बढ़े। तो मोदी जी यही सिफारिश है, कुछ और बढ़ाओ पैसा। मोदी जी हमें और बस्ती मदद दे और हम किसान, हिंदुस्तान को खुशहाली किसान कहला के दिखाएं, वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम हो। मुकुल, एक सवाल का जवाब तो मिल गया है कि और मदद दें, यानी किसानों को मदद मिलती है, लेकिन उम्मीद है कि और मदद मिले। जी शुक्रिया राधिका। तो देखा आपने भी किस तरीके से जो किसान हैं उनकी उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं इस बजट से, और जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीदों के बारे में आज हम यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं। संदीप जी, आपका रुख करना हम चाहेंगे। अभी हम बात कर रहे थे अलग अलग क्षेत्रों की, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा ना सिर्फ स्टार्टअप बल्कि सरकार की तरफ से जिस तरीके से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया, क्या इसके लिए भी हम मान सकते हैं कि इस बार के बजट में कुछ नई घोषणा या और किसी तरह की जो मदद है वो निकल कर आ सकती है? देखिए, मैं ये मान रहा था कि अभी प्राकृतिक खेती के बारे में अभी सरकार का करके प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह में क्या है डिस्प्रोपोर्शनेट जो फर्टिलाइजर का यूज होता है, पेस्टिसाइड, उसको कैसे बचाया जाए, अपनी जमीन को कैसे बचाया जाए, उसके बारे में एक प्राकृतिक खेती जो उसका नाम अभी तक कोई जीरो बजट फार्मिंग बोलता है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कोई कुछ बोल रहा है, तो उसको लेकर अभी भी डिबेट चल रहा है। बट सरकार का जो थ्रस्ट है कि जो डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर
जिसके वजह से आप हमारा सॉइल भी बहुत पर्टिकुलर नॉर्दर्न इंडिया में बहुत खराब हो रहा है। उसको देखने के लिए कि कैसे ऑल्टरनेटिव क्रॉप बनाया जाए, कैसे इंटरक्रॉपिंग प्रमोट किया जाए। और ऑलरेडी सरकार की ये स्कीम्स वगैरह इंटरक्रॉपिंग, मल्चिंग, ये सब है स्कीम में, बट मुझे लगता है कोई स्पेशल स्कीम शायद लॉन्च करेंगे टू मतलब पॉपुलराइज नेचुरल फार्मिंग। ये हालांकि इसका डेफिनेशन नेचुरल फार्मिंग और कुछ हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जो सॉइल कंजर्वेशन का एफर्ट है, सॉइल कंजर्वेशन उसके बारे में सरकार शायद गहरी सोच कर रहा है। वो डिबेट चल रहा है बहुत इंटरनली, मैं जानता हूँ कि कैसे इसको डील किया जाए, क्योंकि इतना ज्यादा फर्टिलाइजर इसको सस्टेनेबल नहीं है। 10 साल के बाद अगर इतना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होगा तो उसको सॉइल का हेल्थ कमी हो जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कि वो जो स्कीम लॉन्च किया था उसको सुन के उसके बारे में भी बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है, कैसे किया जाए। बिल्कुल संदीप जी, आपके पास दोबारा मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन इस बारे में यहाँ पुरुषोत्तम जी आपसे भी जानना चाहूंगा। जिस तरीके से प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे थे, या पहले हमने प्रयास किया कि कृषि में जो फसलें हैं उसमें विविधीकरण हम ला सकें, जिससे किसानों की लागत कम हम कर पाएं, एकीकृत की बात कही जाती है। और उसी कड़ी में जब हम जीरो बजट की बात कर देते हैं, हालांकि है तो प्राकृतिक खेती, लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य यही है, जीरो बजट, यानी किस तरीके से हम किसानों को जो बजट है उसको कम से कम कर सकें। इसको जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस पद्धति में आपके जो घर में ही जो उत्पाद हैं उन्हीं को आपको आदान के रूप में काम में लेना है जी। पर मैं इसको थोड़ा सा और अभी हमें अनुसंधान की ज़रूरत है प्राकृतिक खेती में। अभी मुझे लगता है क्योंकि ये लार्ज स्केल पे अगर लाना है तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं लॉन्ग टर्म, क्या कैसे ये आगे जा सकती है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे दिलाए जा सकते हैं किसानों को, क्या उसकी खेती की पद्धतियाँ होंगी जी। तो उस पर थोड़ा मुझे लगता है कि और अनुसंधान की ज़रूरत है। और हाँ, इस संदर्भ में अनुसंधान पर कुछ मुझे लगता है कि हाँ, सरकार इस पर अनुसंधान पर कुछ प्रावधान अवश्य कर सकती है और करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। कृष्णवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ना सिर्फ प्राकृतिक खेती बल्कि अनुसंधान या शोध की बात कही जाए, क्योंकि हम देखते हैं दूसरे देशों में किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से तकनीकी विस्तार हो रहा है। आपने तकनीक का जिक्र किया था, उनको देखते हुए जरूरी है कि यहाँ भी अब शुरुआत कुछ ऐसी हो। देखिए, शुरुआत पिछले कई सालों से हो रही है और ये जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं वो चाहते हैं कि कृषि की उत्पादन लागत कम हो और उसकी पौष्टिकता में सुधार हो, निर्यात की उसकी अपार बहुत संभावनाएं हैं। इसीलिए उसका उद्देश्य सरकार का बहुत साफ है। दो बातें उससे होंगी, एक तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भागीदारी बढ़ेगी, एक हमारी उत्पादन की लागत कम होगी और पशुपालक किसानों को जो कंपोस्ट का प्रयोग करना जरूरी है, जो मल्चिंग को मिक्स करके गोबर के साथ कंपोस्ट बना के प्रयोग करना है, उससे जो भूमि की उर्वरक क्षमता है वो बढ़ेगी, उसमें जो भुरभुरापन है वो उसमें बढ़ेगा और जो सैलिनिटी आ गई है हमारे फर्टिलाइजर के एक्सेस प्रयोग से वो उसमें सुधार होगा। और जब सैलिनिटी में सुधार होगा और वो हार्डनेस टूटेगी धरती के मिट्टी के नीचे की, तो उत्पादकता निश्चित रूप में बढ़ेगी और उसमें कम पानी में ज्यादा उत्पादकता, अच्छी उत्पादकता होगी, क्योंकि उसमें पानी जो है वो जल्दी से फैलेगा, स्प्रेड करेगा। तो उद्देश्य बहुत साफ है कि फसल का बाजार बढ़े, किसान की मांग बढ़े उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और लागत कम से कम हो, जिससे जितनी लागत कम होगी और उत्पादकता अच्छी होगी, किसान को आर्थिक लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वास्थ्य को देखते हुए, पर्यावरण की दृष्टि से देखते हुए और जिस तरीके से आर्थिक लागत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है रासायनिक खादों की वजह से, उसको कम करने की समय की मांग है और उसमें होना बहुत पहले था, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं चल पाए। ये आज जो प्रधानमंत्री जी ने सॉइल टेस्टिंग का योजना शुरू कराई, उसका परिणाम आप देखिए कि आज किसान को पता है कि इसमें ज्यादा यूरिया डालने से कोई फायदा नहीं है, बेकार यूरिया में पैसा बर्बाद होगा। और अब तो नैनो यूरिया की हम बात करते हैं, लिक्विड यूरिया आ गया है और लिक्विड यूरिया जो है वो ड्रिप से या स्प्रे से जो है वो प्रयोग होगा, तो उसमें कम से कम 30% की बचत तो तत्काल हो रही है, जो अभी प्रयोग लिक्विड यूरिया का शुरू करवाया। तो ये टेक्नोलॉजी है जी। आपकी उत्पादकता भी बढ़ रही है, आपकी लागत भी कम हो रही है और आपकी धरती भी खराब नहीं हो रही है। वो फर्टिलाइजर सीधे पेड़ के ऊपर स्प्रे हो रहा है, तो उससे जो है
ये यानी तकनीकी विकास की तरफ देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। संदीप जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, आर्थिक विकास के साथ साथ जब हम तकनीकी विकास की बात करते हैं, क्योंकि काफी योगदान रहता है तकनीकों का, और उसी के तहत ये जरूरी कि हमारे जो किसान हैं इस तकनीक को भी अपनाएं। सरकार इसके लिए भी प्रयास करती है हर बार, हमने देखा जो अलग अलग योजनाएं हैं, CSC की बात की जाए, दूसरी योजनाएं हैं, क्या इस बार भी हम देख सकेंगे इस तरह की स्थिति कुछ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टार्टअप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब देखिए बहुत सारे करीब मेरा जो अनुमान है करीब 400 से 500 स्टार्टअप खाली टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी काम कर रही है। और टेक्नोलॉजी जब तक यूज नहीं होता है, इधर टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी जो कि पूरा रियल टाइम बेसिस में डेटा दे रहा है कि कैसे अपना क्रॉप हो, और या फिर इधर प्रेडिक्शन और आगे का जो सोच है, क्योंकि जो क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी जो है ना, क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी सबसे बड़ा मुद्दा ऊपर के आ रहा है। जो इराटिक रेन्स, कभी इतना बारिश हो रहा है, कभी ठंड पड़ रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और कॉमन सर्विस सेंटर का जब आप बोलते हैं कॉमन सर्विसेज किसान को देने की, वो भी उस एरिया में भी काफी काम हो रहा है जी। और मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का जो यूज है, तो स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं जो कि फायदा सीधा फार्मर्स को दे रहे हैं कि रियल टाइम, जो पहले नहीं था। पहले किसान अपना ही एसेस कर रहा था कि क्रॉप कितना है, तो ये टेक्नोलॉजी का भरोसे, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन सब जगह इंटरनेट का फैसिलिटी है, तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि सरकार स्पेशल ध्यान देगी पर स्टार्टअप कल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में जी, इन एग्रीकल्चर रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में, उसमें बहुत बड़ा काम हो रहा है। मैं जैसे अभी भी काम हो रहा है, तो वो एक इमर्जिंग सेक्टर है काफी, क्योंकि इतना बड़ा देश में इतना बड़ा जो हम क्लेम करते हैं 14 करोड़ फार्म फैमिलीज है, तो 14 करोड़ फार्म के लिए उनको रीच आउट, मैक्सिमम जगह 10 करोड़ लोग स्मॉल फार्मर्स है, उनको कैसे रीच आउट किया जाए, स्मॉल फार्मर्स को कैसे कंसोलिडेट किया जाए, तो वो सब मामले में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज हुआ है, उनका वहां तक पहुंचे जी, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं परस्परता जो है वो जाहिर तौर पर दिखाई देगी। और हमने देखा था कि हाल ही में किस तरीके से जो ड्रोन तकनीक है उसको और बढ़ावा देने की जो बात है वो भी कही गई थी, हरी झंडी उसको दे दी गई थी, जिससे किसानों को फायदा मिल सके, किसी और को नहीं, किसी और क्षेत्र को नहीं, सीधा फायदा जो है किसानों को हो सके, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और खासतौर से पुरुषोत्तम जगह अगर देखा जाए, क्योंकि तकनीकी रूप से जब विकास की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ना सिर्फ अनुसंधान शोध है, बल्कि अगर हम प्रशिक्षण की बात करते हैं तो सरकार ने कोशिश यही की, शुरुआत से लेकर सीढ़ी दर सीढ़ी कोशिश की जा रही है किसान को आगे बढ़ाया जाए और वो उस मुकाम पर पहुंच सके कि खुद को आत्मनिर्भर मान सके। हाँ, सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि जो भी नई तकनीकी का विकास हो रहा है वो किसान तक पहुंचे। और इस संदर्भ में मैं कहूँगा, जैसे कि अभी संदीप जी बता रहे थे, स्टार्टअप्स जो आ रही हैं, बहुत सारी तकनीकी का उपयोग करते हुए किसानों के लिए बहुत सारे यूज केसेस डेवलप हो रहे हैं जी। और उसके तहत केवल सेवाएं ही नहीं, किसानों तक ज्ञान भी पहुंच रहा है, उनके खेत में क्या किस टाइप का, जो खेत की मृदा का भी उसका जांच हो रही है, मृदा के साथ साथ उसमें क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या क्या ज़रूरतें हैं, कौन से कीड़े वैरायटी हैं वो हमने देखा, खुद इसकी जारी की गई थी, बिल्कुल, कौन से कीड़े या बीमारियां आने वाले हैं, उन सब पर तकनीकी का उपयोग करते हुए जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उन तकनीक उसके यूज केसेस डेवलप हो रहे हैं। उसके साथ साथ जानकारी किसानों तक पहुंच रही है, उसके साथ साथ आपकी सर्विसेज डेवलप हो रही हैं साथ में जी। जो किसानों को और सेवाएं चाहिए अपने उत्पाद को उत्पादन में और उसके विपणन में, प्रोसेसिंग में, सब में जो सेवाएं को आवश्यकता है, जो कमी थी पहले, वो 3-4 साल में इन चीजों को बहुत बढ़ावा दिया गया है और वो आगे और बढ़ावा देता रहेंगी सरकार। प्लस मार्केटिंग को लिंक करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, स्टार्टअप्स आ रही है, ई कॉमर्स आ रहा है, ई कॉमर्स के भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं जो किसानों को सीधे बाजार से जोड़ रहे हैं, सीधे कंज्यूमर से भी जोड़ रहे हैं, और बीच का जो गैप था उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी सेवाओं का विस्तार हो रहा है। तो तकनीकी का जो उपयोग है, AI ML टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन का भी आजकल उपयोग बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसके यूज केसेस बढ़ रहे हैं। तो इन सब को मिला के मुझे लगता है कि हाँ, तकनीकी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अगर बढ़ावा देते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान किसानों के लिए हो सकता है। बिल्कुल, और समाधान हो भी रहा है। कश्मीर जी, अगर देखा जाए, एक समय पर हम बात करते थे किसी जिले की योजना उस जिले में पहुंचेगी, उसके बाद सरकार ने बात की कि ना सिर्फ उस जिले में पहुंचे, ब्लॉक में पहुंचे, गांव में पहुंचे और किसान के घर के बाहर तक पहुंचे। हमने देखा कि मोबाइल यूनिट जो है वो शुरू कर दी गई, प्रसंस्करण की पहल जो है वो की गई। तो ये तमाम सुविधाएं हैं और जो बीच का अंतर था उसको सरकार ने खत्म किया है।
देखिए, सरकार ने सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग के लिए मोबाइल यूनिट जो है प्रयोग किया गया जी, और उसको बढ़ते बढ़ते आज आप ये देखिए कि ड्रोन का उपयोग जो है इसलिए जरूरी हो गया है कि एक तो फसलों का क्या बीमारी लग रही है, क्या उनकी स्थिति है, वो सब है। और अभी तो आप ये देखिए कि फर्टिलाइजर के, लिक्विड फर्टिलाइजर के उपयोग करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी लागत भी कम आएगी और सही तरीके से, संतुलित मात्रा में, सुरक्षित तरीके से सारा फसलों के इनपुट का उपयोग किया जा सकता है। मैं एक उदाहरण आज रखना चाहता हूं मुकुल आपके सामने कि किसानों ने, कर्नाटक के प्रोग्रेसिव किसानों ने बेलगावी के अंदर 40 किसानों ने मिलकर अपना बाजार खड़ा किया है और वो 25 एकड़ जमीन के अंदर हाईवे पर उन्होंने, किसानों ने अपनी मंडी बनाई है। ये एक बड़ी शुरुआत हमारे कर्नाटक से हुई है। इसी तरीके से जो है, और वो सरकार का उसमें देखिए सहयोग होता है, लेकिन जब तक किसान आगे नहीं आएगा बाजार में, किसान का आगे आना बहुत जरूरी है। तो वो उदाहरण है। अभी एक एफपीओ ने आगरा के अंदर जो है बाजार में अपना खड़ा किया है और स्टार्टअप का अपना रोल है। सरकार ने कृषि मशीनरी सेवा केंद्रों की स्थापना जो करवाने पे युद्ध स्तर पे काम किया। 80% की सब्सिडी उसमें जो ग्रुप है उनको दी जा रही है और इंडिविजुअल किसान को भी 50% सब्सिडी सरकार दे रही है। तो उसका फायदा यही है कि मॉडर्नाइजेशन है। और कहीं कहीं तो एक जिले में 2 भी हम देख पा रहे हैं कस्टमरी सेंटर जो है खुल रहे हैं, बिल्कुल खुल रहे हैं। और देखिए, एयर कंडीशन कोच जो लगाया है सुपरफास्ट ट्रेन में सरकार ने, उसका रिजल्ट आप देखिए कि दक्षिण का सामान जो है उत्तर में 36 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पहुंच रहा है। काफी लाभ मिल रहा है किसान रेल से हमारे किसानों को। किसान रेल जो शुरू करवाई है, तो ये सब जरूरी है और ये काम शुरू किए गए हैं, ये और आगे तेजी से बढ़ाए जाएंगे। स्टार्टअप जो है उसमें किसानों के, युवाओं को रोजगार देने के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ा, अगर हमारा सर्विस सेक्टर खड़ा हो सकता है और नौकरी अगर हमको दे सकते हैं देश में, तो सबसे ज्यादा कृषि के क्षेत्र में ही उसके मौके हैं। और सरकार का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है कृषि क्षेत्र में मुहैया किया। बिल्कुल, ये भी काफी महत्वपूर्ण, देखिए जो समस्या चलती है उसका क्या समाधान हो सकता है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से चर्चा हमारे जो खास मेहमान है वो कर रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि जो सबका साथ सबका विकास, जी हाँ, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा सार्थक होता इस बार नजर आएगा इस बार के बजट से भी। लेकिन और किस तरीके के जो बदलाव है वो हमें नजर आ सकता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए। कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। विचार विमर्श में हम बात कर रहे हैं बजट 2022 और 23 की, जो यहाँ किस तरह की उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हर बार हमने देखा अधिकतर उम्मीदें पूरी होती नजर आती हैं। और इस बार की अगर हम बात करते हैं तो बजट के पिटारे से किस तरह की घोषणाएं निकल सकती हैं या किस तरह की उम्मीदें देखिए हर किसी की जुड़ी हुई हैं। किसानों का भी आपने यहाँ राय सुनी, किस तरह की उम्मीदें उनकी जुड़ी हैं। लेकिन अब क्योंकि आवश्यकता है, लगातार जो हमारा देश है उसमें बदलाव हम देख पा रहे हैं और एक बड़ा बदलाव कृषि क्षेत्र में हो रहा है और उसी की बदौलत हम कहते हैं ना सिर्फ आत्मनिर्भर कृषि बल्कि आत्मनिर्भर भारत। पुरुषोत्तम जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों की बात हम करते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी जो कि हम मानते हैं जिनके पास अपनी उतनी ज़मीन नहीं है, उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाती, लेकिन सरकार ने हर तबके का ख्याल रखा और कोशिश की कि हर किसी को फायदा मिल सके योजनाओं का। सरकार ने 2 तरीके से इस चीज़ पे ध्यान दिया है, मुझे जो लगता है। एक तो आपका कृषि के साथ साथ, खेती के साथ साथ आपका जो पशुपालन है, मत्स्य पालन है, बी कीपिंग है और उससे और जो साथ में जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उनका सर्वांगीण विकास के लिए काम करने की कोशिश की है। साथ में उससे जो अलाइड नॉन फार्म सेक्टर है, कृषि की सेवाओं का क्षेत्र है, जैसे प्रोसेसिंग है, प्रसंस्करण है, उससे उसको साथ साथ उसमें जो सेवाओं का विस्तार है, जो ऐसे ही की लैब एस्टेब्लिश करना है या
कोल्ड चेन के लिए आधारभूत संरचना के एस्टेब्लिशमेंट की बात है, या आपके साथ में और अन्य सेवाओं का विस्तार है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसानों को जो एक तरीके से छिपी हुई बेरोजगारी है, किसानों के हम कहते हैं कि वो ज़्यादा दिन रोजगार नहीं मिलता खेती में, और एक तरीके से किसानों की छिपी हुई या छद्म बेरोजगारी है, उसका भी समाधान निकलता है जी। और आय के साधन नॉन फार्म सेक्टर को, अलाइड जो एग्री बिजनेस सेक्टर है उसको प्रमोट करने से उनको रोजगार के साथ साथ अन्य आय के साधन भी किसान को मिलते हैं, और उससे सेवाओं से उसकी खेती में उत्पादकता, क्वालिटी और मार्केटिंग का भी सुधार होता है, और उससे प्राइस अच्छी मिलने की भी संभावना होती है। तो सर्वांगीण विकास के लिए सरकार कोशिश कर रही है, और आशा है कि इस बजट में और इन चीजों पे ध्यान देगी। किसानों के जो कलेक्टिवाइजेशन है, एफपीओज का जो प्लेटफॉर्माइजेशन है, प्लेटफॉर्म बना के उनके प्रोडक्ट ब्रांडिंग है, उन सब पे मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगी। पर क्वालिटी एक मेजर इशू है। जब हम एक्सपोर्ट मार्केट में जाते हैं हमारे बहुत रिजेक्शंस कभी कभी होते हैं, तो क्वालिटी पर ध्यान देने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए किसानों को, और किसान को जो युवा हैं, युवा उस तरफ आकर्षित हों, उन चीजों पे ध्यान दिया जाए, दे रही है सरकार, और आगे मुझे लगता है कि और ज्यादा ध्यान दे सकती है। जी बिल्कुल, और ज्यादा ध्यान भी दिया जाएगा, ना सिर्फ मेक इन इंडिया पर, बल्कि किस तरीके से देखिए जो हम बात करते हैं हमारे घरेलू स्तर पर जो जिस तरीके की सुविधाएं होती हैं या कुछ तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रधानमंत्री खुद कई बार उन बातों का जिक्र कर चुके हैं, उदाहरण के तौर पर उन्हें पेश कर चुके हैं कि कैसे देखिए जो बदलाव है उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। और कश्मीर जी, ये जो अब बदलाव हम देख पा रहे हैं, शायद दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश की कृषि को भी कुछ आगे ले जा पाएगा। देखिए, जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा तो निश्चित रूप में कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा देश, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा उसमें यह होगा कि उत्पादन लागत घटेगी और किसान को बाजार मिलेगा। जी देखिए, सरकार पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं कि इस बजट में एग्रो प्रोसेसिंग पर, डेयरी सेक्टर, पशुपालक किसानों पर, जो जिनके पास भूमिहीन किसान है वो पशुपालन के गुजारा कर रहे हैं उनके लिए, जी आप मछली पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, और बी कीपिंग सिर्फ शहद के लिए नहीं होता, वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए होता है। कम से कम 22 से 23% की प्रोडक्टिविटी पॉलिनेशन से बढ़ रही है, उसका परिणाम ये कम से कम बढ़ रहा है। ये देखिए, ये है तो बंबू मिशन को बढ़ावा सरकार ने दिया, वो इस तरीके से जो गैर कृषि के रोजगार और बढ़ाने के लिए हैं, और उसमें सरकार निश्चित रूप में ग्रामीण विकास के लिए, गांव में रोजगार मुहैया करने के लिए कूलिंग चेन खड़े करेगी, एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर खड़ा करेगी, और बाजार को पूरी ताकत के साथ जो सरकार का प्रयास होगा कि किसान बाजार में खड़ा हो और किसान विकास में बराबर भागीदारी हो, और पूरी तरीके से गांव के विकास के लिए सिंचाई की परियोजनाएं जो हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने 40-40 साल पुरानी परियोजनाओं की जो है अभी शुरुआत की है। तो इस तरीके से ये सरकार का जो प्रयास है वो पूरा विकास है, सबका साथ सबका विकास, जय किसान, जय विज्ञान, जय जवान। तो ये जो है ये बहुत इन सब की सार्थकता कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है। बजट होगा जी बिल्कुल, बहुत संतुलित जो बजट है वो हो सकता है, ऐसा मानना कश्मीर जी का। और आखिर में संदीप जी आपका भी रुख करना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से नए क्षेत्रों में हम आ सकते हैं। और एक यहाँ पर जिक्र अगर हम करें, क्योंकि ईश्रम पोर्टल की भी अगर बात की जाए तो उस पर भी हमने देखा करीब हम अगर देखते हैं तो 15 करोड़ से ज़्यादा असंगठित कामगार हैं जो इस पर अब जुड़ चुके हैं। तो जो रोजगार की हम बात करते थे, रोजगार सृजन कैसे होगा या एकीकरण की हम बात करते हैं, तो सब समस्याओं का समाधान अब ढूंढने में लगी हुई है सरकार। जो ई श्रम पोर्टल के बारे में बात किया तो उसके बारे में मैं ये बताता था कि इवन जो लेबर है वो लेबर भी उसको कैसे बेनिफिट मिले। ओवरऑल जो थ्रस्ट मुझे लगता है रूरल और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के ऊपर रहेगा ये बजट में, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे रूरल सेक्टर ऐसा है जो नेट रिटर्न है, जो एम्प्लॉयबिलिटी है सबसे ज्यादा है सेक्टर में, तो प्रोसेसिंग का अपॉर्चुनिटी इतना ज्यादा है, तो इसलिए थ्रस्ट विल बी ऑन प्रोसेसिंग एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे मैं स्टार्टअप की बात हो रहा है, क्योंकि सरकार और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन मार्केटिंग जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर थ्रस्ट रहेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग और मार्केटिंग दोनों का स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसपे से क्या होगा, फार्मर्स इनकम बढ़ेगा, क्योंकि प्योर क्रॉप सेल करना और प्रोसेस क्रॉप सेल करना बहुत ही डिफरेंट चीज होता है। तो प्रोसेसिंग का जहां नहीं है प्रोसेसिंग कैपेसिटी वहां करने की जरूरत है।
और प्रोडक्शन के पैटर्न भी वो चेंज करके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पंजाब, क्योंकि पंजाब में कुछ शायद कुछ एडिशनल फाइनेंशियल एसेट मिल सकता है फार्मर्स को, वो डाइवर्ट करें राइस से और कोई ऑल्टरनेटिव क्रॉप। तो ओवरऑल थ्रस्ट ऑन रूरल इकोनॉमी, रूरल और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर मैं समझता हूँ बजट में आने वाला है बेसिकली थ्रस्ट। जी बिल्कुल संदीप जी, हम भी यही उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम जो ये हमारी उम्मीदें हैं ये ज़रूर पूरी होंगी, और ना सिर्फ उम्मीदें बल्कि इनमें जो उत्साह भरा है। राधिका जब किसानों के पास थी तो एक अलग ही उत्साह वहाँ किसानों में भी नज़र आ रहा था, वो जो उत्साह है उन उम्मीदों को लेकर है। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम उम्मीदें सरकार ज़रूर पूरी करेगी, और अब तक ये होता भी आया है। जो किसानों की मांग चली है, सरकार ने कोशिश यही की है कि हर एक मांग को पूरा किया जाए, फिर चाहे वो एक बड़े समूह की मांग रही हो या कुछ एक किसानों की मांग रही हो। सरकार का कहना यही है, सबका साथ सबका विकास, और इसी में विश्वास रखते हुए सरकार लगातार काम कर रही है, प्रयास कर रही है इस देश के हित के लिए, इस देश की कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इस देश को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े कृष्णवीर जी, साथ ही पुरुषोत्तम जी और संदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने हमारे साथ साझा की और इस चर्चा में शामिल हुए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे हमारा जो देश है आगे बढ़ेगा। फिलहाल कुछ दिनों बाद जब बजट पेश किया जाएगा तभी महत्वपूर्ण रहेगा क्या कुछ उसमें से निकल कर आता है। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको बता दें इसके लिए आपकी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए, उसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।